चलो, तो लास्ट क्लास में डेटा क्लीनिंग कंप्लीट हो गई थी हमारी। उसके बाद मैंने आपको इनसाइट्स निकालने बताए थे। दो डेटा पर मैंने आपको स्टडी कराई थी, टाइटैनिक और सचिन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हमें क्या करना होता है? हमें डेटा में जो चीजें गिवन है उसको अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके लाना होता है। तो इसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कहीं भी हमें एक डेटा फ्रेम मिला, कहीं से हमने डेटा निकाला, उसमें किसी भी कस्टमर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम गिवन है। अब मैं अपने एनालिसिस में इसको एज ए सिंगल कॉलम यूज करना चाहता हूं। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि डेटा में कोई खास आपको मैनिपुलेशन नहीं करने हैं, डेटा में कोई चेंज नहीं करना है। डेटा जैसा था वैसा रहेगा, बस उसका फॉर्मेट, उसका शेप आप बदल सकते हो। तो इन तीन कॉलम को मिलाकर आप एक कॉलम बना सकते हो। तो ये पार्ट क्या कहलाएगा? डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो अब तीन को मिलाकर एक नया कॉलम बनाओगे। तो नया कॉलम क्रिएट करना यूजिंग डेटा ऑफ एग्जिस्टिंग कॉलम क्या कहलाएगा? डेटा ट्रांसफॉर्म कर दिया, तीन कॉलम को एक कॉलम में ले आए। उल्टा कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ गिवन है, डेट गिवन है कहीं। अब उस डेट में हमारा डे वाला पार्ट भी है, मंथ वाला पार्ट भी है, ईयर वाला पार्ट भी है। एक ही कॉलम में तीन चीज अलग अलग गिवन है। अब मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ अलग अलग कॉलम में, डे अलग हो जाए, मंथ अलग हो जाए, ईयर अलग हो जाए। यानी कि एक कॉलम में जो हमारा डेटा है वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, जिसको हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। तो एक कॉलम को स्प्लिट करना मल्टीपल कॉलम में, ये भी क्या कहलाएगा? ये भी आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो बहुत सारे कॉलम को कंबाइन करके एक नया कॉलम बनाना, या किसी एक कॉलम को स्प्लिट करके मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करना, ये दोनों चीजें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती हैं। इसके अलावा मान लीजिए, सब मैं लिख दूंगा। इसके अलावा मान लीजिए आप वो रेस्टोरेंट वाला डेटा लेकर आए थे। इसमें किसी भी कस्टमर की डिटेल थी, जिसमें टोटल बिल था, टिप था, डे था, जेंडर था और साइज वगैरह था। मैं इस डेटा को इस तरह से नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं सबसे पहले मुझे उस कस्टमर का डेटा दिखाया जाए जिसने सबसे ज्यादा बिल पे किया है, फिर सेकंड हाईएस्ट वाले का। मतलब सॉर्टिंग करना। डेटा को सॉर्टिंग करना भी क्या कहलाता है? डेटा को ट्रांसफॉर्म करना। डेटा में हम कोई गुणा भाग नहीं कर रहे हैं। डेटा जैसा था वैसा रहेगा, सिर्फ उसका फॉर्म, उसका जो रूप है वो बदल जाएगा। ठीक है, चीज वही रहेगी। अब जो फॉर्म हम बदलेंगे, हो सकता है वो हमारे एनालिसिस में ज्यादा रोल प्ले करे देन जो हमारे पास रॉ डेटा था वो। तो आ जाओ आ जाओ। तीसरा पॉइंट हो गया सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करना कह लो, ऑर्डर करना कह लो, एक ही बात है। ऑर्डर लगाना, सॉर्ट करना एक ही शब्द होता है। अब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में अगला पार्ट ये भी आता है कि आपके पास मान लीजिए अलग अलग जगह से डेटा आ गया। ये डेटा हो गया मान लो बैच 1 का, ये डेटा हो गया बैच 2 का, बैच 3 का। अब मुझे सारे बैचेस में जितने स्टूडेंट पढ़ने हैं उनकी एक सिंगल रिपोर्ट बनानी है। बट मेरे पास हर बैच का डेटा अलग अलग डेटा फ्रेम में रखा हुआ है। तो डेटा को कंबाइन करना, यानी कि यूनियन एंड ज्वाइन, जो एसक्यूएल के अंदर पढ़े थे। तो वो यूनियन और ज्वाइन जब हम डेटा को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं,
तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। कि आपके पास अलग अलग डेटा सेट हैं, आप इनको कंबाइन करके सिंगल डेटा में ला रहे हो। पहले क्या था, डेटा एक ही है, कॉलम अलग अलग है। तो इस उसी डेटा फ्रेम में कॉलम को कंबाइन करके ला रहे हो। इस बार क्या है, डेटा फ्रेम ही अलग अलग है आपके पास, और उन सारे डेटा फ्रेम को कंबाइन करके सिंगल डेटा फ्रेम आप बना रहे हो। तो ये भी क्या कहलाएगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आपका कहलाएगा। आपके पास जो डेटा फ्रेम था उसमें कॉलम का नाम काफी बड़ा है, उसमें स्पेस आ रहे हैं या उसमें कुछ और आ रहा है, मैं उसको फ्रेंडली नेम देना चाहूं तो रीनेम करना, किसी भी कॉलम को रीनेम करना क्या कहलाएगा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अच्छा, एक स्टेप जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में जनरली माना जाता है, बट उसको जरूरत पड़ी तो हमने कर लिया सचिन वाले डेटा सेट में, क्या होता है, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना। अब इस कॉलम में सारी वैल्यू स्ट्रिंग है, लेकिन देखने में सब न्यूमेरिक है। अब मैं उस पर कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहूँ, एवरेज निकालना है या कुछ और करना है, तो वो स्ट्रिंग पर नहीं हो सकती, तो आपको उसका टाइप चेंज करना पड़ेगा इंट में या फ्लोट में। तो किसी भी कॉलम की वैल्यूज का डेटा टाइप जब आप चेंज करते हैं, तो ये भी क्या कहलाता है, हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाता है। तो ये सारी चीजें हमारा किसके अंदर आती है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। कुछ लोग डेटा को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर करना भी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जैसा सचिन वाला डेटा था। अब मैं स्पेसिफिकली सचिन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एनालाइज करना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, फिल्टर लगा के जहां पर अपोजिशन ऑस्ट्रेलिया थी बस वो डेटा अलग कर लिया, और उस पर अभी मैं आगे स्टडी कर रहा हूं। तो जब आप होल डेटा से सिर्फ रिक्वायर्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं फिल्टर करके एक कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमारा जनरली ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाता है। बट ये छोटी छोटी बात हम जाने अनजाने में कर चुके हैं, दो बातें हम कर चुके हैं, डेटा को फिल्टर करना स्लाइसिंग करके अपना बुलियन स्लाइसिंग लगा के, और दूसरा किसी कॉलम का टाइप चेंज करना। ठीक है, तो जब सारे कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे, जैसे मैंने डेटा क्लीनिंग पढ़ा दिया, अभी पढ़ा रहा हूँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद अगला होगा डेटा मैनिपुलेशन। तो जब सारे पढ़ लोगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में सब मिक्स होकर यूज होते हैं, अलग अलग कोई रह नहीं जाता है। आप जो भी करने आ रहे हो सब में सब यूज हो जाते हैं। ठीक है, बट अलग अलग नाम इनके मार्केट में चलते हैं, तो आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। डेटा क्लीनिंग स्पेशली मिसिंग वैल्यू हैंडल करना, जो डेटा एरर थी उनको हैंडल करना, डेटा के अंदर जो करेक्टर्स आ गए अनवांटेड, आउटलायर आ गए थे, जैसे -9999 रेंज आ गई टेम्परेचर की एक एग्जांपल के लिए, तो इस तरह की वैल्यू को हैंडल करना क्लीनिंग कहलाता है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जितने मैंने बताए आपको, कॉलम को स्प्लिट करना, कॉलम को कंबाइन करना, डेटा फ्रेम को कंबाइन करना, डेटा को रीनेम करना, कॉलम का साइज, कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, ये सब चीजें भी क्या कहलाती हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा कहलाती हैं। मैनिपुलेशन जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, अभी इनको इतना डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मैंने कुछ लिखा है, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक होती है जो डेटा को रीस्ट्रक्चर कर देती है। डेटा में वैल्यू वही होंगी जो ओरिजिनल डेटा में आपको मिली थी, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, बस उसका हमने स्ट्रक्चर, उसका ढांचा बदल दिया है। रीस्ट्रक्चर योर डेटा अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड फॉर्मेट, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए था उसमें हमने कर दिया। जैसे आप देखना चाह रहे थे कि जिसने ज्यादा बिल पे करा है पहले वो डेटा दिखाओ, तो डेटा में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, बस ऊपर नीचे कर दिया है। तो क्या करा मैंने, अपने हिसाब से उसको स्ट्रक्चर कर दिया अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट जो मैं चाहता था। तो इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस जनरली हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, कॉलम को रीनेम करना, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना, रोज को ऑर्डर में लगाना, कॉलम कंबाइन करना, मिडिल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेटा फ्रेम को कंबाइन करना, बैच वन बैच टू बैच थ्री, पीएनबी एसबीआई, ये सब नाम सुनकर याद आ जाएगा कि हमने पढ़ रखा है पहले का ये। तो ये सब कंबाइन करके एक में लेकर आना, फॉर्मेट डेट का चेंज करना, डी डी एम एम वाई वाई था उसको वाई वाई एम एम डी डी में लेकर आना, उसके अंदर से डे निकालना, डेट को स्प्लिट करके अलग अलग कॉलम में स्टोर करना, मंथ अलग करना, ईयर अलग करना। तो ये हमारा डेट पर काम करने का हो गया। डेटा को पाइवॉट करना, ये बड़ा पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर कि पाइवॉटिंग क्या होती है। तो पाइवॉटिंग डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का एक शॉर्टकट होता है जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ हमारे लिए मिल जाती हैं।
अलग अलग ऑपरेशन की बजाय एक साथ बहुत सारी चीजें मिल जाती है, पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। फिल्टर करना डेटा को, जैसे कल हम कर रहे थे स्लाइसिंग लगाकर कि जहां पर सरवाइव जीरो है वो आ जाए, जहां पर जेंडर मेल है तो आ जाए। तो काइंड ऑफ फिल्टरिंग भी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही हमारा माना जाता है। चलो, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो समझ में आ गया, अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो रेस्टों वाला डेटा ले आते हैं, कुछ ऑपरेशन उसके थ्रू समझ लेते हैं, कुछ और डेटा बनाएंगे, कुछ उसके थ्रू समझेंगे। तो तीन चार डेटा सेट हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो रेस्टों वाला डेटा लोड कर लेते हैं पहले। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है तो इसी में पढ़ाऊँ, मतलब ये सब आने चाहिए। अब जो डेटा अवेलेबल है, जैसा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग अपना देख लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले रीनेम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मुझे टोटल बिल लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो बस मैं इसको बिल करना चाहता हूँ, खाली इसका नाम बिल हो जाए। टोटल बिल टाइप करने में टाइम लग जाएगा, तो मैं इस कॉलम का नाम बदलना चाहता हूँ। तो कैसे बदलेंगे उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास डेटा फ्रेम के ऊपर एक मेथड होता है जिसका नाम है रीनेम। रीनेम मेथड जैसा नाम वैसा काम, ये रीनेम करने का काम करता है। लेकिन इसको दो तरह से चीजों को रीनेम करना सिखाया गया है। पहला, ये आपके कॉलम के नेम को भी रीनेम कर सकता है। दूसरा, ये आपके रो के नेम को भी रीनेम कर सकता है। दोनों तरह से ये आपका रीनेम का काम कर सकता है। ठीक है, अब पहले मैं कॉलम पे करके दिखाता हूँ, फिर रो पे करके देख लेंगे। और मैं इन प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि इन प्लेस का मतलब होगा सेम में चेंज हो जाना। तो अब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, रीनेम के अंदर आपको एक डिक्शनरी पास करनी होती है। डिक्शनरी में हम अभी फोकस करते हैं कॉलम को रीनेम करने की। तो की में कॉलम का पुराना नाम, की के अंदर लिख दिया कॉलम का पुराना नाम, टोटल अंडरस्कोर बिल। और जो वैल्यू होगी इसमें इस कॉलम का नया नाम, मान लो सिंपल मैंने बिल दे दिया। अब रीनेम फंक्शन को बताना पड़ेगा कि ये ऑपरेशन कॉलम के लिए करना है, रो के लिए नहीं करना है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो और कॉलम दोनों के लिए रीनेम किया जा सकता है। ऑब्वियसली रो को रीनेम करने की जरूरत बहुत कम पड़ती, बट कई बार पड़ जाती है। तो पांडास में जब भी कोई ऑपरेशन रो और कॉलम दोनों पे होता है, तो रो के लिए एक्सेस इक्वल टू जीरो लिखते हैं, और यहाँ पर एक्सेस इक्वल टू वन लिखते हैं। ठीक है, एक्सेस इक्वल टू जीरो या एक्सेस इक्वल टू वन। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जानते हैं कि ये तो कॉलम का नेम है, ओल्ड कॉलम नेम। ठीक है, अब ये रीनेम ऑपरेशन नया डेटा फ्रेम बनाकर हमें दे देगा, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में कोई चेंज आपका नहीं करता है। ठीक है, तो अब इसको रन कराएंगे। तो ये देखो, टोटल बिल कॉलम का नाम आपका बिल हो गया। तो इस तरह से आप एक साथ मल्टीपल कॉलम रीनेम करना चाहते थे, तो एक साथ मल्टीपल कॉलम को इस तरह से रीनेम अपना कर सकते थे। ठीक है, नया बनाया, ओरिजिनल वाला जैसा था वैसा ही रह गया। तो इस तरह से एक साथ मल्टीपल कॉलम को भी आप अगर बदलना चाहते हैं तो इस तरह से अपना बदल सकते हैं। ठीक है,
जैसे आपको लगा साइज कॉलम कंफ्यूज करेगा, क्योंकि साइज नाम से एक एट्रीब्यूट भी होता है, df डॉट साइज। तो आपने यहाँ पर साइज की जगह इसका नाम कर दिया, मान लीजिए मेंबर्स। तो अब टोटल बिल कॉलम रीनेम होकर बिल हो गया, और साइज कॉलम रीनेम होकर मेंबर्स हो गया। गेस्ट कर दो कितने गेस्ट थे। तो इस तरह से आप रीनेम का यूज कर सकते हैं कॉलम को रीनेम करने के लिए। अब रीनेम कह रहा है कि चाहो तो रो को रीनेम करने ले यूज कर सकते हो। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर df डॉट रीनेम। क्या रीनेम करना चाहते हो? हमने कहा जो जीरो इंडेक्स की रो है इसको रीनेम कर दो। किससे रीनेम कर दो? हमने कर दो कैपिटल ए। वन इंडेक्स की कर दो कैपिटल बी। बस ऐसे ही, कोई साइंस नहीं है, सीखना है कि हाँ रो को भी रीनेम कर सकते हो। रो का जो लेवल है इसको भी रीनेम कर सकते हो, और जब ऐसा करोगे तो एक्सेस की वैल्यू क्या बतानी पड़ेगी? जीरो। बाय डिफॉल्ट पांडाज में जब भी कोई ऑपरेशन रो और कॉलम दोनों पे किया जाए और आप एक्सेस ना बताएं, तो जनरली एक्सेस की वैल्यू जीरो रहती है। मतलब वो ऑपरेशन फिर आपका रो पर हो जाएगा। डेट मीन्स अगर मैं यही कोड दोबारा लिख दूं और एक्सेस ना बताऊं, तो अपने आप रो को ही कंसीडर कर लेगा। ठीक है। चलो, तो अब मुझे रीनेम वाला जो ऑपरेशन था ये मेरा समझ में आ गया। कॉलम को रीनेम कर सकते हो, किसी भी रो के लेबल को भी रीनेम किया जा सकता है। दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे, दो बार रीनेम अलग अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब अगला ऑपरेशन आता है हमारा यहाँ पर, डेटा को, डेटा मतलब रोज को ऑर्डर करना, रोज को क्रम में लगाना। जैसे एसक्यूएल के अंदर ऑर्डर बाई हमारा होता था, असेंडिंग डिसेंडिंग, ऐसा ही कुछ यहाँ पे होता। मान लो मैं चाहता हूँ टोटल बिल के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, बड़े से छोटे क्रम में। तो df डॉट डेटा फ्रेम पर एक मेथड होता है जिसका नाम है सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज मेथड क्या करता है, डेटा फ्रेम की रोज हैं उनको हमारा एक ऑर्डर में रीअरेंज कर देता है। अब किस कॉलम के अकॉर्डिंग रोज फर्स्ट सेकंड थर्ड में आएंगी, तो यहां पर लिखेंगे बाई। बाई में उस कॉलम का नाम, कि सॉर्ट करना है वैल्यूज को किसके द्वारा, बाई मान लो टोटल वैल्यू। अब सॉर्ट वैल्यूज मेथड ये कह रहा है कि आपने सिर्फ कॉलम का नाम बता दिया, मैं ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करूंगा। तो अभी जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आप चाहते थे उसका अपोजिट आ जाएगा। तो छोटे से बड़े क्रम में आ गया। हमने कहा नहीं, हमें तो बड़े से छोटे क्रम में चाहिए। तो यहाँ पर बाई के बाद सेकंड आर्गुमेंट लिखेंगे असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग आर्गुमेंट की वैल्यू ट्रू रहती है, इसीलिए वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है। आप असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका आ जाता है। अब हमारा लक अच्छा है कि जो मुझे समझाना है वो इस डेटा में है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये दो रोज ऐसी हैं जहां पर कस्टमर ने सेम बिल पे करा है। तो सर वो रोज जहां पर बिल की वैल्यू सेम होगी, वहां पर कैसे डिसाइड होगा
कि पहले किसको दिखाएं और बाद में किसको दिखाएं। जहां पर बिल कॉलम की वैल्यू अलग अलग है तो वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जहां पर सेम होगी वहां पर क्या रूल चलेगा, तो वहां पर रूल चलेगा रो का इंडेक्स। जिसका पहले आएगा पहले वो देखेगा, जो बाद वाला है वो बाद में देखेगा। लेकिन सर मैं तो ऐसा नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि जहां पर हमारा बिल की वैल्यू में टाई हो जाए वहां पर जो साइज कॉलम है कितने मेंबर आए थे उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाए। जैसे यहाँ पर बिल की वैल्यू ये है और दो लोग आए थे तो पहले ये दिखाए, उसके बाद इसके हिसाब से दिखाए। या कस्टमर का नेम होता तो अल्फाबेटिकली कस्टमर के नेम के हिसाब से दिखाए। तो ये हमें यहाँ पर अपना करना होगा। तो अब क्या करेंगे, बाई आर्गुमेंट की वैल्यू यहाँ पर स्ट्रिंग ना लिखकर लिस्ट में पास करेंगे। और लिस्ट के अंदर फिर यहाँ पर हम पास करेंगे कॉमा लगाकर। यहाँ पर हम पास करेंगे कि अगर इस कॉलम में दो वैल्यू के बीच टाई हो जाता है तो फिर नेक्स्ट कॉलम कौन सा यूज करे जाए डिसाइड करने के लिए ऑर्डर के लिए। तो दूसरे प्रायोरिटी पर क्या कॉलम रखना चाहते हैं उसका नाम, लेकिन दूसरा कॉलम तभी इस्तेमाल होगा जब यहाँ पर टाई होगा, और सिर्फ उन रोज के लिए इस्तेमाल होगा जिनके बीच में टाई हुआ है। जिनके में टाई नहीं हुआ था उसका डिसीजन पहले वाले कॉलम से ही आएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने साइज। अब देखते हैं। जहां पर दोनों वैल्यू सेम थी, ठीक है, अब साइज के हिसाब से हमारा आ रहा है। चलो, तो अब ऑर्डर देना हमारे लिए आ गया। कैसे हम रोज को ऑर्डर अपना दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है ही, असेंडिंग नहीं चाहिए डिसेंडिंग चाहिए। तो फिर आप यहाँ पर अपना असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स आर्गुमेंट यूज करते हैं। बाई आर्गुमेंट में आप बताते हैं पहला प्रायोरिटी कॉलम जिसके बेस पर डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, उन रोज जिनमें टाई हो रहा है उन रोज के लिए, सिर्फ उन रोज के लिए कौन सा ऑर्डर लगेगा सेकंड से डिसाइड होगा। अगर यहाँ भी है तो तीसरे से होगा, तीसरे में भी है तो चौथे से होगा, सब जगह है तो फिर इंडेक्स के असेंडिंग ऑर्डर से होगा। यहाँ पर जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो, अगर असेंडिंग आर्गुमेंट की वैल्यू, लेट मी चेक, अगर ये लिस्ट में लेता है तो ये हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या पास करो, लिस्ट पास कर दो। चलो इसको एक बार दूसरा लेते हैं और यहाँ पर ऐसे करते हैं। इसका मतलब पहले वाले कॉलम का ऑर्डर पहले वाला, दूसरे वाले कॉलम का ऑर्डर दूसरा वाला, तो साइज का असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा और टोटल बिल का डिसेंडिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सही होकर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जितने कॉलम आप यहाँ दे रहे हो हर कॉलम का ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग जो रखना है इक्विवेलेंट साइज की लिस्ट से बता सकते हो। और अगर यहाँ लिस्ट नहीं लिखोगे सिर्फ सिंगल कॉलम सिंगल वैल्यू लिखोगे तो वो सबके लिए फिर एप्लीकेबल हमारी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ऑर्डरिंग वाली कहानी क्या है वो हमारी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें अभी क्या बताया जा सकता है, हाँ, नया कॉलम क्रिएट करना इसी में सीख लेते हैं, इसी में आ जाएगा। क्या चाहते हो, हम ये चाहते हैं कि सर ये जो दो कॉलम है डे और टाइम, देखो एक अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं होगा लेकिन करने के लिए हम कर लेते हैं। अच्छे एग्जाम्पल में कॉलम मर्ज करने वाला, मिडिल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये अच्छा एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल होगा कंट्री कोड लिखा हुआ है, कंट्री कोड और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। अब दोनों को एक साथ एक कॉलम में लेकर आना है, कंट्री कोड मोबाइल नंबर, कंट्री कोड मोबाइल नंबर अलग अलग ना रखकर
एक साथ रखना है। दूसरा एग्जाम्पल ये अच्छा हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉय की आईडी बनानी है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ रखा हुआ है, और जो हमारा आईडी का काउंटर है वो यहाँ रखा हुआ है, 1 2 3 4, और एक कंपनी के नाम मान लो एबीसी। एबीसी, अब आईडी बनेगी इन दोनों को मिक्स करके। पहले एम्प्लॉय की आईडी हुई एबीसी 1, अगले की एबीसी 2। तो तीसरा एक एग्जांपल अच्छा ये हो गया जहां पर कॉलम को कंबाइन करके आप अपना ला रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा अभी फिलहाल डेटा नहीं है, तो इसी में हम अपना सीख लेते हैं। समझ में तो आ ही गया कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर जिसको आप कंबाइन करना चाहते हो। हमने कहा पहले उस कॉलम की सीरीज बनाओ। सीरीज बनाने के दो तरीके हमें आते हैं। ये हो गई पहले कॉलम की सीरीज। अब दो कॉलम को कंबाइन करना पाइथन का नेटिव ऑपरेशन है, कॉन्केटिनेशन। जैसे दो स्ट्रिंग को आप कॉन्केट करके आप ले आते हैं, उसी तरह से अगर दो कॉलम है और आप इनको, या तीन है या चार हैं, अगर इनको कंबाइन करना चाहते हैं तो पहले क्या करो, इन दोनों कॉलम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद फिर दोनों कॉलम के बीच में क्या लगा दो, अपना प्लस लगा दो। अब df.day, ये हो गया हमारा पहला कॉलम, प्लस दूसरा है df.time। अब इन दोनों कॉलम को कंबाइन करके एक नया कॉलम बनेगा, लेकिन वो नया कॉलम आउटपुट में आएगा, डेटा फ्रेम में नहीं जाएगा। तो डेटा फ्रेम में कैसे जाएगा उसकी बात करेंगे अभी। सर ये हम चाहते हैं बीच में अंडरस्कोर और आ जाए, तो अब मैनुअली फिर आप अंडरस्कोर को भी पहले कॉन्केट करेंगे, फिर कॉन्केट करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं सर जो नया कॉलम कंबाइन होकर आया होगा, इस नए कॉलम को आप हमारे डेटा फ्रेम में ऐड कर दें। जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड कॉलम, काइंड ऑफ एक नया कॉलम बनाकर हमारी टेबल में ऐड कर दो। ठीक है, तो अब किसी भी बने हुए डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करने का सिंटैक्स होता है डेटा फ्रेम का नाम, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, और नए कॉलम का नाम। जो भी कॉलम का नाम रखना चाहते हो स्ट्रिंग में आपको देना पड़ेगा। तो अब नए कॉलम का नाम आप मान लो रख दो डे अंडरस्कोर टाइम। तो इस तरह से अगर आप एक नया कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं डेटा फ्रेम में, तो डीएफ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, कॉलम का नाम इक्वल टू कोई भी वनडी एरे। वनडी एरे कह लो, इसे सीरीज कह लो, इसे लिस्ट कह लो, इसे टपल कह लो, रेंज फंक्शन, कोई भी चीज जो एक वनडे एरे जैसा होती है जिसमें इंडेक्स का यूज हो सकता है, उसको आप किसी कॉलम की वैल्यू बना सकते हैं। और फिर इस एरे का साइज वही होना चाहिए जो इस डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम में वैल्यूज हैं। ठीक है, अब इसको चलाएंगे तो सर ये कहाँ ऐड होगा, लास्ट में। बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से कॉलम जो क्रिएट होता है नया, लास्ट में जाके आपका ऐड हो जाता है। अब ट्रांसफॉर्म में ये भी एक ऑपरेशन आता है कि सर जब मैंने मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम मिलाकर एक नेम कॉलम बना लिया, तो बाकी के जो तीन कॉलम है उनको मैं क्या करूंगा, रखकर मेमोरी ले रहे होंगे बिना मतलब, उनको हटा दो, अब उनकी जरूरत ही नहीं है। जब मैंने डे और टाइम कॉलम को कंबाइन करके एक साथ यूज करना ही है, तो इनको अलग अलग रखने की अब मुझे जरूरत नहीं लग रही है, तो मैं चाहता हूं इनको हटा दो यहां से। तो अब कैसे हटेगा? तो किसी भी कॉलम को हटाना, किसी भी रो को हटाना, ये भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही हिस्सा होता है ना। तो अब पहले कॉलम हटाना सीख लेते हैं, फिर रो हटाना सीख लेंगे। ठीक, तो अब कॉलम हटाने के लिए और रो हटाने के लिए एक ही मेथड है। आधा हिस्सा मैं बताऊंगा, तो अगला हिस्सा आप पूरा खुद अपने आप कर लोगे। ड्रॉप,
कंफ्यूज नहीं होना है जो पढ़ाया जा चुका है उससे। जो पढ़ाया जा चुका है वो कौन था? ड्रॉप एन ए। ड्रॉप एन ए आपसे ये नहीं पूछता है कौन सा कॉलम ड्रॉप करें। ड्रॉप एन ए को पता है कि किसी कॉलम को ड्रॉप करना है जिसमें मिसिंग वैल्यू है, या किसी रो को ड्रॉप करना है जिसमें मिसिंग वैल्यू है। एक है ड्रॉप जिसमें एन ए का कोई मतलब नहीं है। ड्रॉप कह रहा है आप मुझे कॉलम का नाम बताएं, कौन सा कॉलम ड्रॉप करना है, उस कॉलम को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस कॉलम को ड्रॉप कर दो, डे कॉलम को। तो अब ड्रॉप मेथड ये कह रहा है कि भाई मैं रो भी ड्रॉप कर सकता हूं और कॉलम भी ड्रॉप कर सकता हूं। अब मैंने इसको कुछ नहीं बताया, ना ये बताया कि डे नाम से रो है कोई या डे नाम से कॉलम है। तो क्या ये अपने आप से कोई कंसीडर करेगा एक्सेस? रो करेगा। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी ऐसे मेथड्स हैं वो एक्सेस ना बताने पर रो को अपने आप कंसीडर कर लेते हैं। बट सर डे नाम से तो कोई रो है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगी? एरर, की नॉट फाउंड, मतलब इस नाम से कुछ मिला ही नहीं हमारा यहाँ पर। ऐसा करके एरर शायद आ जाए। की एरर कि इस नाम से हमारा कुछ भी नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि इस नाम से रो है ही नहीं। तो यहाँ पर आप बताओ फिर एक्सेस इक्वल टू 1। तो अब आपका जो डे कॉलम था टाइम से पहले वो आपका खत्म हो चुका है। लेकिन अगेन ये सब नया डेटा फ्रेम बनाते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में कोई चेंज हमारा नहीं करता है। ठीक है। एक साथ एक से ज्यादा कॉलम हटाने हैं तो लिस्ट में पास कर दो, एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही साथ आप मल्टीपल कॉलम को लिस्ट में पास कर सकते हो, तो ये सारे कॉलम आपका हटा दिए जाएंगे। जो नया कॉलम क्रिएट करने वाला कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम को चेंज करेगा ही करेगा। उसका कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं है कि आप बोलो सर चलो करके देख लेते हैं, मन आएगा तो रख लेंगे, मन आएगा तो नहीं रखेंगे, नहीं। वो बनेगा तो परमानेंट ऐड हो जाएगा। हमेशा याद रखना है असाइनमेंट ऑपरेटर से जब कोई चेंज होता है तो परमानेंट ही होता है। उसमें कोई हमारा अलग से इन प्लेस नहीं पूछा जाता, वो परमानेंट में ही चेंज करेगा आपका। ठीक है, चाहे वो एरे था चाहे वो हमारे यहाँ पर डेटा फ्रेम है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको वो कॉलम नहीं चाहिए तो ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप का कॉन्सेप्ट आ गया आपके लिए। ठीक है, चलो। तो अब हमारे पास ड्रॉप कॉलम का पॉइंट समझ में आ गया। अब ड्रॉप कह रहा है कि मुझसे रोज भी ड्रॉप करवा लो, तो सेम डीएफ डॉट ड्रॉप, एक बार में जितनी रो ड्रॉप करनी है उनके इंडेक्स लिख दो। 0 वाली कर दो, 1 वाली कर दो, 2 वाली कर दो। एक्सेस इक्वल टू 0 लिखो, लिखो मत लिखो। तो जो आपने इंडेक्स दिए थे वो रोज आपकी ड्रॉप हो गई। अब अभी मैंने यहाँ पर जो कॉलम क्रिएट करना सिखाया है उसमें क्या था? मल्टीपल कॉलम को कंबाइन करके सिंगल कॉलम बनाना सिखाया था। अब हम ये सीखेंगे कि एक कॉलम को स्प्लिट करके 3 4 कॉलम अगर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे। और ऐसा बहुत ज्यादा यूज होता है डेट के साथ, कि मेरे पास डेट टाइप का कॉलम है, मैं उसमें से मंथ अलग, ईयर अलग, डे अलग, सब अलग अलग करना चाहता हूँ। हम चाहें तो किसी स्ट्रिंग कॉलम के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा। डेट और टाइम थोड़ा आसान हो जाता है इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए। तो अब आपके पास इस वाले डेटा में डेट और टाइम का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, कोई बात नहीं। अब एक दूसरा वाला ले आते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डेट और टाइम पर प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा मैं पहले एक मैनुअल डेटा फ्रेम बनाता हूँ, और उस मैनुअल डेटा फ्रेम पर मैं कुछ
प्रैक्टिस करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैनुअली बनाएंगे पहले। डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, डिक्शनरी में कॉलम का नाम दे दिया, मान लीजिए डेट अंडरस्कोर, छोटा नाम कर देते हैं, माई डेट, ये कॉलम का नाम दे दिया। कॉलम एक ही बना लेते हैं, ठीक है, जो सीखना है वो एक सही समझ में आ जाएगा। माई डेट नाम से कॉलम बनाया, और इसमें लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज को स्ट्रिंग में रखते हैं, ठीक है। तो इनिशियली हम शुरू यहां से करते हैं कि हमारे पास जो डेट रखी है वो स्ट्रिंग टाइप में रखी हुई है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूं इस तरह से, डे डैश मंथ डैश ईयर, मान लो ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो मैं ऐसे ही डमी कुछ अपना लिख दे रहा हूँ। डिक्शनरी है तो की आएगी, कॉलॉन, देन वैल्यू लिस्ट में आएगी। अब सबसे पहला काम क्या है, अगर मैं इसका डी टाइप चेक करवाऊं तो डेट कॉलम का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। तो अगर किसी कॉलम का डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि देखने में लग रहा है कि सर उसमें डेट रखी हुई है, तो अभी आप उस पर कोई भी डेट के स्पेसिफिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसमें से डेट निकालना, मंथ निकालना डायरेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास जैसे इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट डेटा टाइप है, इसी तरह से एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है डेट टाइम डेटा टाइप। पांडास के अंदर होता है डेट टाइम डेटा टाइप। तो किसी भी कॉलम को हमें पहले डेट टाइम डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा। तो ऐसा करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर पी डी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम, पी डी
चलो, तो पावर सप्लाई फेलियर की वजह से सिस्टम क्रैश हो गया था। क्लास रिज्यूम करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेट और टाइम वाले कॉन्सेप्ट के लिए। हेलो। तो अब अगर किसी भी कॉलम पर आप डेट और टाइम का फीचर लगाना चाहते हो, तो सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, उसको डेट टाइम डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए पांडास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है टू अंडरस्कोर डेट टाइम। और टू अंडरस्कोर डेट टाइम में आपको क्या पास करना होगा, आपको पास करना होता है अपना उस कॉलम की सीरीज जिसको आप डेट टाइम डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो df डॉट माई डेट। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, इस सीरीज को हमारा डेट टाइम डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को ये बताना है कि आपके एग्जिस्टिंग कॉलम में जो डेट है उसका फॉर्मेट क्या है। पहले मंथ है, ईयर है, डे है, क्या है पहले। तो अब कॉमा लगाकर ये हम पास करेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट इक्वल टू, सबसे पहले मैंने यहाँ पर सोचा है ये डे है, तो परसेंटेज डी। आई होप इससे फैमिलियर हो गए आप परसेंटेज डी से। उसके बाद फिर हमारा डैश लगा हुआ है। सोचो अगर मेरा स्लैश होता तो मैं यहाँ पर स्लैश लगाता। तो यहाँ लगाया मैंने डैश, कि उसके बाद डैश है, उसके बाद मंथ है, परसेंटेज एम। उसके बाद मेरा है परसेंटेज कैपिटल वाई। स्मॉल वाई 2 डिजिट में ईयर होता है और कैपिटल वाई 4 डिजिट में होता है। तो ये जो फॉर्मेट आप बता रहे हो, ये फॉर्मेट आप किसका बता रहे हो, इसका बता रहे हो। ठीक है। अब जब हमारा डेटा डेट टाइम टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसका फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है। जैसे एसक्यूएल के अंदर फिक्स होता था कि वाई वाई वाई, डी डी एम एम जो भी था वही रहेगा। इसी तरह से पांडास में आप इनपुट जो फॉर्मेट है वो आप अपना बताओ क्या था। अब कन्वर्ट होने के बाद जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी में कन्वर्ट हो जाना है। चलो देखते हैं क्या फॉर्मेट बनता है। आई होप एसक्यूएल जैसा ही बन जाएगा। वही हुआ, पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डे। ये आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जब आप देखोगे तो देखते समय आप अपने हिसाब से फिर से फॉर्मेट कर सकते हो देखने के लिए, बट जब स्टोर होगा हमारा डेटा फ्रेम के अंदर तो इसी फॉर्मेट में स्टोर होगा। लेकिन ध्यान रखना, इस वाले सिंटैक्स से एक नया डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हुआ है, सॉरी एक नया सीरीज क्रिएट हुआ है। और वो सीरीज आपको सिर्फ आउटपुट में देख रही है, डेटा फ्रेम में नहीं है कहीं भी। डेटा फ्रेम में कहीं नहीं है ये। अगर आप चाहते हो कि सर ये हमारे डेटा फ्रेम में ही चेंज हो जाए, डेटा फ्रेम में ही चेंज हो जाए, तो आप क्या करोगे, या तो उसी नाम के कॉलम में इस रिजल्ट को असाइन कर लो, या फिर आप क्या करो, नया कॉलम बना लो। जैसे आप चाहते हो वैसे आप अपना कर सकते हो। अब अगर मैं नया कॉलम बनाऊंगा तो फिर इस सिंटैक्स के पहले असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊंगा, और अभी जो पढ़ाया था डेटा फ्रेम, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, और स्ट्रिंग में नए कॉलम का नाम। ठीक है। तो मैं इसको मान लो न्यू डेट कर देता हूं। इस तरह से आपका ये न्यू डेट बन गया। अब अगर मैं डी टाइप दिखाऊं इसका, तो ये देखो, जो पुराना वाला कॉलम था वो जैसा था वैसा ही है, और जो मैंने अभी उसको डेट टाइम में कन्वर्ट करा है तो उसका डेटा टाइप डेट टाइम डेटा टाइप हो गया। 64 बिट पर वैल्यू मेमोरी यूज हो रही है, यानी 8 बाइट्स पर वैल्यू यूज कर रहा है। और इसमें अगर टाइम होता तो वो नैनो सेकंड तक भी चला जाता, इसमें कोई टाइम वाला फैक्टर है नहीं। अब आगे चलते हैं। सर मान लीजिए मेरे पास जो मेरा डेटा फ्रेम है ओरिजिनल वाला जो मैंने बनाया था, ये
ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में है। मतलब यहां पर मैंने कर दिया पहले डे, मंथ, ईयर। अगले वाले में मैंने पहले ईयर डाल दिया, मंथ, और यहाँ डे कर दिया। तीसरे वाले में कुछ अलग कर दिया। ये मैंने पहले डाल दिया मान लो मंथ, ये डाल दी डेट, और ये डाल दिया ईयर। सब तीनों बिल्कुल अलग अलग फॉर्मेट है। इसमें मैं डे, एम, और एक काम करते हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं। डे, 20 डे हो सकता है, मंथ 7 है, और ये ईयर है। इस वाले में पहले ईयर है, फिर मंथ है, फिर डे है। इस वाले में डे, मंथ, ईयर, इसको बीच में ईयर ले आते हैं। 2030 और 20, डे, ईयर, और नहीं, अब पहला वाला मंथ हो सकता है, ये ईयर हो सकता है, और ये आपका डे। बिल्कुल अलग अलग है। अब ऐसे कॉलम को स्ट्रिंग में तो रखा ही जा सकता है, लेकिन इसको डेट टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि आप इनपुट फॉर्मेट क्या बताएंगे, क्योंकि जो फॉर्मेट आप बताते हो कन्वर्ट करते समय वो इनपुट फॉर्मेट होता है, ना कि टारगेट आउटपुट फॉर्मेट। क्योंकि आउटपुट फॉर्मेट को तो आप बता ही नहीं सकते, वो स्टैंडर्ड है, यही फॉर्मेट फॉलो करेगा। चलो देखते हैं एक बार पहले। बन तो गया सर ये। अब इसको वापस से कन्वर्ट करते हैं उसी वाले कोड का यूज करके। अब सर ये जब आप लिखोगे %d, तो इसका मतलब हर डेट में पहली वैल्यू क्या मानी जाएगी? डेट। ये सही है? गलत हो गई। डेट 2005 हो ही नहीं सकती, है ना? 12 भी हो सकती है, लेकिन 20 हो सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकती है? तो हो ही नहीं सकती, पहली गलत हो गया हमारा, तो चलेगी नहीं फिर आपका। चलो देखते हैं क्या करता है। या तो गलत कर देगा सब कुछ, हमारे हिसाब से ना लगाकर दूसरे किसी हिसाब से लगा देगा, या हो सकता है एरर दे दे कि भाई जो आपका इनपुट डेट्स हैं वो इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रही हैं। एरर आ गई। ठीक है। अब सपोज करो मैं चाहता हूं सर ये चले, तो आप यहां पे लिखेंगे फॉर्मेट में मिक्स्ड। एक फॉर्मेट होता है मिक्स्ड फॉर्मेट। मिक्स्ड फॉर्मेट का मतलब है कि अब हम डेटा फ्रेम को कह रहे हैं कि भाई अपना देख लो, जो आपको लगता है अपने हिसाब से करके दे देना, अगर कर पाओ तो। नहीं होगा तो एरर तो आनी है। तो अब अगर हुआ तो इसी से हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं होगा। मना कर रहा है, कह रहा है हमने कोशिश करी, डे इज आउट ऑफ रेंज फॉर मंथ एट सेकेंड पोजीशन। ये वाला, यानी कि ईयर बीच में आपका नहीं ले रहा है। ईयर को या तो पहले रखो या बाद में रखो, बीच में ईयर नहीं ले रहा है। अच्छा इसको ऐसे कर दें, क्या था ये हमारा यहाँ पर? 12, नहीं, 20 दिसंबर 2030। ये चला दिया, चल गया। वाई और फिर और डी। मतलब अगर मिक्स फॉर्मेट में है तो ये माइट वर्क। अगर नहीं करेगा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर आपको सही करना ही पड़ेगा। ये फिर भी शायद कुछ आपको सपोर्ट कर दे। ठीक है। तो हमने जो देखा वो ये कि ईयर या तो पहले रखो या बाद में रखो, और इस तरह से मिक्स फॉर्मेट या सपोर्ट आपका कर रहे हैं। ठीक है। और सर अगर मैं फॉर्मेट पास ही ना करूं तो ऑटोमेटिकली जो सबसे पहले वाली डेट होगी उसी के फॉर्मेट को सब में माना जाएगा, सब में ढूंढा जाएगा, और फिर उसके हिसाब से आपका हमारा कन्वर्जन होगा। अगर सारी डेट पहले वाले के अकॉर्डिंग हो गई तो सबको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डेट टाइम में। और अगर पहले वाले का फॉर्मेट कुछ है, दूसरे का कुछ है, तीसरा कुछ है, और आपने कुछ लिखा नहीं है, तो फिर एरर हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चलो अब ये मान लेते हैं सर, ठीक है, डेट टाइम कन्वर्जन करना हमें आ गया। करके देख लेते हैं ना।
मान लो दिसंबर की जगह मैंने यहाँ पर अक्टूबर कर दिया। 11 कर लो। सिंपल स्ट्रिंग मान देखते हैं। क्या तो रहा है, ये एरर दे देगा अगर नहीं समझ में आया तो। ये थोड़ी ना मिक्स्ड है तो गारंटी है चलेगा चलेगा। मिक्स्ड कह रहा है कि माइट वर्क, हो सकता है मैं चला दूं और नहीं मेरी समझ में कुछ नहीं आया तो एरर ही आनी है फिर तो। चला तो दिया उसने। ये लो। यानी कि पहले वाले को क्या मान लिया उसने, मंथ माना, और इस वाले को डेट माना। इस तरह से वो अपना लेके चल रहा है। तो देखो, मिक्स्ड फॉर्मेट कभी भी गारंटेड सॉल्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि आप जब डे और मंथ में आएंगे, जब 12 तक की रेंज में आते हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे, ये कुछ कहना चाहेगा, और ये होगा। तो इसलिए पहले अपने पूरे डेटा को, जो डेट का एक फॉर्मेट कोई भी एक है, उसके अकॉर्डिंग अपना पहले लेकर आओ, उसके बाद फिर डेट टाइम डेटा टाइप में कन्वर्ट करो। ये ज्यादा सही अप्रोच है। ठीक है। चलो, छोटा डेटा है, आंखों से देख पा रहे हो, लाखों रोज होंगी तो आंखें काम नहीं करती कौन सा डे है कौन सा मंथ है। ठीक है, फिर आप मिक्स लगाकर चलते ही हो, या फिर जहां से डेटा आया जो क्लाइंट है, उस क्लाइंट से पूछो कि आप हमें जो डेट कॉलम दे रहे हैं, भले ही वो स्ट्रिंग है, इसमें फॉर्मेट क्या है। और ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट आपसे कि मुझे नहीं पता, है ना। अगर वो ऐसा कह रहा है मुझे नहीं पता, तो क्लाइंट से बोलो फिर इतने रुपए और ज्यादा लगेंगे, क्योंकि टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। मैनुअली फिर हमें मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे, माथापच्ची करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं रह गया अब। अगर क्लाइंट कहते मुझे कुछ नहीं पता, तो टाइम और लगेगा, हो तो जाएगा ही, लेकिन एक एक वैल्यू को ढूंढ ढांड कर इफ एल्स लगा कर चेक करना पड़ेगा। भाई कुल मिलाकर कितने इफ एल्स होंगे, 10 12 इफ एल्स होंगे। जितने कॉम्बिनेशन उतने लगा कर देख लेंगे, कर तो लेंगे ही। बहरहाल, अब जो हमें सीखना था हम वो सीख गए। हमने किसी भी कॉलम को जो डेट को स्टोर करता था, उसको डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे देखो क्या करा मैं यहाँ पर। डीएफ डॉट, उस कॉलम का नाम जिस कॉलम में डेट टाइम डेटा टाइप की वैल्यू रखी है, तो मेरा न्यू डेट करके है, ये आगे न्यू डेट। अब जैसे मैंने आपको डॉट एस टी आर बताया था, डॉट एस टी आर करके किसी भी कॉलम पर स्ट्रिंग के फंक्शंस चला सकते हो। उसी तरह से अगर कोई कॉलम डेट टाइम डेटा टाइप का है, तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है डॉट dt। dt एट्रीब्यूट का यूज करके अब इस कॉलम पर डेट और टाइम के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ और फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप चला सकते हो। जैसे एक है हमारा जिसका नाम है डे अंडरस्कोर नेम। तो अब इसमें डे का नाम आ जाएगा, 20 जुलाई 1999 को क्या दिन था, सोमवार था, मंगल था, मतलब संडे मंडे जो भी था, इस दिन क्या था, हर दिन का नेम आ जाएगा। ट्यूसडे था इस दिन, ट्यूसडे आ गया। इस दिन मंडे था, मंडे आ गया। वेडनेसडे आ गया। अब सर मैं चाहता हूं इसको संभाल कर किसी कॉलम में रख लिया जाए, तो रख लेते हैं। मान लो डे नाम से कॉलम बना दिया। ये लो। अब सर मैं चाहता हूं ईयर अलग बना दो, मंथ अलग बना दो। हमने कहा भी सब बना देते हैं। मंथ नेम भी चाहिए। ये आ गया आपका मंथ। लो। ये जुलाई है, ठीक है। ये जून है, सही है। ये दिसंबर है। ठीक है। अब हम चाहते हैं ईयर भी आ जाए, तो ईयर का नाम तो हो ही नहीं सकता ना।
ईयर तो डिजिट में ही आएगा। भाई मंथ का नाम भी हो सकता है, मंथ की डिजिट भी हो सकती है, जैसे जुलाई 7, जून 6, दिसंबर 12 और मंथ का नेम भी हो सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं सर, मुझे क्या करना है, ईयर निकालना है, तो ईयर नाम से एक और एट्रीब्यूट है, तो डीटी एट्रीब्यूट के साथ एक और एट्रीब्यूट जोड़ देंगे, डॉट ईयर, तो इससे सिर्फ ईयर निकल कर आ जाएगा। चलो, तो अब डेट टाइम पर मैंने आपको एक कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ये हमने देख लिया। ये सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है एज एनालिस्ट, है ना, डेट टाइम पर काम करना। आपने डेट निकाली एसक्यूएल से, निकली कुछ, आधी डेट आ गई आपका एक्सेल से, वहां कुछ और निकली, आधी डेट आ गई आपकी कहीं और से। अब एक ही जगह सबका इस्तेमाल करना है तो थोड़ी माथापच्ची होती है। तो अगर अलग अलग जगह से डेटा आ रहा है तो पहले अलग अलग जगह की डेट को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करो, तब मर्ज करना। क्या मैंने बोला उसको ध्यान से समझो। मान लो आप एक्सेल से डेटा लेकर आए, और कुछ डेटा आप एसक्यूएल से लेकर आ रहे हो, और कुछ डेटा किसी वेबसाइट से आ रहा है। अब यहाँ पर डेट एक फॉर्मेट में रखी है, यहाँ पर डेट दूसरे फॉर्मेट में, यहाँ पर डेट तीसरे फॉर्मेट में। अब आपको ये कंबाइन करके एक डेटा फ्रेम में लाने के लिए कहा गया, और फिर आपको सारी डेट को एक ही फॉर्मेट में रखना है। अब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप पहले कंबाइन कर लोगे तो ये डेट का एक कॉलम बन गया जिसमें मिक्स फॉर्मेट आ गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म करोगे डेट टाइम में, तो आपका लक है कि हम फॉर्मेट इक्वल टू मिक्स लगा के देख लेते हैं, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो मान के चलो वो नहीं चलेगा, ऐसा मान के चलो। तो करना क्या है, सही अप्रोच क्या है, सही अप्रोच ये है, पहले एक्सेल से जो डेटा आया है इसका अपना एक फॉर्मेट होगा, मान लो डी डी डैश एम एम डैश वाई वाई वाई, तो पहले इसको एक डेटा फ्रेम में ले आओ। ठीक है। अब ये सारे का सारा एक ही फॉर्मेट में है, इसको आसानी से डेट टाइम में ला सकते हो। एसक्यूएल से जो डेटा आया इसको अलग डेटा फ्रेम में रख लो। मान लो ये वाई वाई एम एम डी डी में था, कोई बात नहीं, सारा है तो एक ही। अगर जहां से डेटा आया वो कह दे कि कुछ डेट ऐसी है कुछ डेट वैसी है, तो बहुत और दिक्कत आने वाली, ऐसा नहीं होता है जनरली। ठीक है। तीसरे जगह से जो डेटा मिल रहा है उसका अलग डेटा फ्रेम बना लो। अब डेटा फ्रेम में जब डेट आएगी तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही आएगी, भले ही इनपुट फॉर्मेट कोई भी रहा हो। जब वो डेटा फ्रेम में डेट टाइम में कन्वर्ट होकर आई है तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसी में आई होगी। अब इनको कंबाइन करके सिंगल डेटा फ्रेम बना दो। ये इसका सही तरीका होता है कि जब कभी आपको मिक्स्ड फॉर्मेट में डेट मिले तो पहले अलग अलग डेटा फ्रेम में उनको आपको कन्वर्ट करना है डेट टाइम में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाए, फिर उसके बाद फाइनल सिंगल डेटा फ्रेम बनाना चाहिए। ठीक है। चलो, अब थोड़ा इस पर प्रैक्टिस और कराते हैं क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है, डेट टाइम वाला। पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। चलो उठाओ, सचिन वाले ही उठाओ, उसमें तो डेट थी हमारी। देखते हैं। ये है डेट। डेट में मिसिंग है कोई, डीएफ डॉट, मिसिंग तो कोई नहीं है इसमें। अब अगर मैं अलग से निकालूं तो दिखेगी भी नहीं ऐसे। चलो डी टाइप निकालते हैं, डी एफ डॉट डी टाइप्स। तो ये हमारा डेट कहाँ गई, डेट नाम से ही कॉलम है, ये रहा। ऑब्जेक्ट टाइप है, तो अब इस पर मैं अभी कुछ कर नहीं पाऊंगा, डेट और टाइम से रिलेटेड कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, पीडी, ट्राई मार के देखते हैं, पीडी डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम, डीएफ डॉट डेट। अब मैं फॉर्मेट दे ही नहीं रहा, है ना, देखते हैं क्या होता है। हो गया सारा।
लेकिन एक बॉन्डिंग आई है। ठीक है। कह रहा है कि भाई चला तो दिया है हमने आपका, लेकिन कोशिश करो एक फॉर्मेट अपना स्पेसिफाई करने की, कि इनपुट फॉर्मेट क्या है। चलो मिक्स्ड डाल के देख लें, पता नहीं क्या होगा अंदर। हो गया सही। ठीक है। चलो अब मैं आपको टास्क देता हूँ। जरा ही बताना, मंगलवार को सचिन ने कितनी सेंचुरी लगाई है। मंगलवार को सचिन ने कितने सेंचुरी लगाई है, हो सकता है कुछ पड़पड़ा के जाते हो। लगाओ दिमाग, कैसे लगाओगे? तो मुझे दो तीन इंफॉर्मेशन निकाल के दिखाओ। पहला, मंगलवार छोड़ो, एक जनरल बात बताओ, किस दिन सचिन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं? मंगलवार को, सोमवार को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद फिर अगला काम क्या निकाल के दिखाओगे? किस ईयर सचिन ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? किस ईयर सचिन ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं? ध्यान रखना, जो मैं पूछ रहा हूं ना, इन सब में पहले बैटिंग स्कोर को क्लीन करना पड़ेगा। उसमें जो स्टार लगाए, डीएनबी टीएनबी, तो चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि डीएनबी टीएनबी तो चल जाएगा आपका। या अगर ना भी चले तो जो क्लीनिंग वाला मैंने लास्ट क्लास में करके दिखाया था, उसको फटाफट कर लो पहले क्लीनिंग। बैटिंग स्कोर वाले को पहले क्लीन कर लो। अब याद ही नहीं होगा। अब देखो, यहां से एक नया पॉइंट जो सीखने को मिल सकता था वो ये, कि सर जब आपने परसों सचिन वाले डेटा फ्रेम को क्लीन किया था, तो आपने क्लीन करने बाद उसको सेव कर लेना था, ताकि दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी तो वो टाइम तो बचे हमारा। ऐसे ही कुछ करना चाहिए था हमारे लिए। ठीक है। अब देखो, आप तो घर जाके करोगे अपने। क्या मैं कह रहा हूँ, ये करा था हमने कब? 23 तारीख को। अब 23 तारीख को जब ये किया था, ये रहा। तो जिन्होंने करा है उनके पास हो गई। तो अब ये यहाँ हो गया, जो काम की चीज है वो, बैटिंग इसको रिप्लेस हो गया। नॉट आउट की हमें जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। रिप्लेस वाला ये हो गया। बैटिंग स्कोर फ्लोट में आ गया, सम की कोई जरूरत नहीं है। अब जो डेटा फ्रेम मेरा फाइनल हुआ, इस डेटा फ्रेम को, ये जो बना है, मैं इस डेटा फ्रेम को क्यों ना सेव कर दूं, ताकि आगे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज कर लूंगा। जैसे आज पढ़ रही तो क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट टू अंडरस्कोर CSV, करंट डायरेक्टरी में सेव कर देते हैं। मान लो इसका नाम कर देते हैं सचिन आफ्टर क्लीन डॉट CSV, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। तो ये मेरा करंट डायरेक्टरी में सेव हो गया होगा। नाम कुछ भी दे दो अपना, छोटा मोटा जो देना है। उसके बाद आज वाली क्लास में आया, तो अब मैं क्या करूंगा, जब आज वाली क्लास में आऊंगा तो मैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम रीड रीड ना करके, जो अभी मैंने सेव किया है ये उठा लूंगा। ये लो, अभी तैयार है अपना एनालिसिस करने के लिए। देखो, बैटिंग स्कोर तैयार, फ्लोट टाइप का, ना कोई मिसिंग है ना कुछ है। ठीक है। उसके बाद अभी आपने डेट टाइम में कन्वर्ट कर लिया, मिक्स फॉर्मेट हो गया। मान लो इसको मैं वापस से उसी में स्टोर कर दूं, DF डेट। ये लो भाई, तैयार हो गया मेरा। अब जिनके पास है वो अपना कर लो, जिनके पास नहीं है तो घर जाकर देखना अपना। फिलहाल आके देखो, अब क्या मैं कह रहा चाह रहा था। अब मैं डेट कॉलम के साथ सचिन पर कुछ स्टडी करना चाह रहा हूँ। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप कहाँ आए हो, एनालिसिस पे आए हो। तो जनरली स्टेप में पहले हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
उसके बाद मैनिपुलेशन होती है, उसके बाद फिर आपका ये आता है एनालिसिस वाला पोर्शन। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो, डीएफ, मैंने यहाँ पर डे नाम से एक कॉलम अलग बना लिया, डीएफ डॉट डेट डॉट dt डॉट डे नेम। डीएफ डॉट, ये हो गया, चलो मंथ नाम से बना दिया, और एक और बना दिया ईयर नाम से। अब मैं डे वाइज पता करना चाहता हूं कि क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कैसे निकालोगे अब डे वाइज इंफॉर्मेशन? तो यहां पर देखो क्या लिखोगे, मैं लिखूंगा सबसे पहले डेटा फ्रेम को स्लाइस करा, जहां पर df डॉट डे इज इक्वल टू मंडे। अब उस वाले डेटा फ्रेम में जो बैटिंग स्कोर कॉलम आएगा, इस बैटिंग स्कोर कॉलम का क्या निकाल लेते हैं, सम। अब मंडे को सचिन ने इतने बनाए रन, अच्छा हम निकालते हैं सीधा सेंचुरी, ठीक है, सीधा सेंचुरी। स्कोर, ये हो गया एम अंडर स्कोर डी एफ, और एम अंडर स्कोर डी एफ से मैं निकालूंगा एम अंडर स्कोर डी एफ डॉट बैटिंग स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 डॉट शेप। मंडे को उन्होंने 4 सेंचुरी लगाई हैं अब तक, जितनी सेंचुरी उनकी है उनमें से 4 मंडे को हैं। तो अभी मैं जो कोड लिख रहा हूँ ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन लाकर आपको देगा। ट्यूसडे को एरर क्यों आ रही है भाई? हाँ, ये लो, तो ट्यूसडे को भी 4। देख लेते हैं एक बार, वेडनेसडे को 8, टोटल 49 है ना। 1 2 3 4 5 6 हो गई 7, 1 2 3 4 5 6। सही कहाँ है हमारी फिर? देखो जरा, 12 6 18, 28 29, 33 और 8 हो गई पूरी। ठीक है, अब देख लो, अगर इनको हम सिर्फ आउटलाइन पिक्चर में देखें, तो सबसे ज्यादा लकी जो डे रहा है सचिन को, वो फ्राइडे रहा है। संडे का है, संडे बार है, छुट्टी वाले दिन देखो कितना सही काम करा है, और लोगों की छुट्टियों का कितना बढ़िया फायदा दिया सचिन ने, है ना। तो संडे को सबसे ज्यादा सेंचुरी है, उसके बाद सेकंड वो फ्राइडे पे, और उसके बाद वेडनेसडे पे। ठीक है, बाकी ये सब। अब ईयर वाइज अगर मैं आपसे कहूं कि सर ऐसा ही कुछ निकाल के दिखाओ, किस ईयर कितने रन आए, तो ये वाला लिखना थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ईयर बहुत हैं, 89 90 91 92 93 94, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो कहाँ तक ये करोगे, तो अपना कर करके आप देख सकते, मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। अभी मैं आपको आगे जाकर पाइवोटिंग सिखाऊंगा, तो जब पाइवोटिंग सीखोगे
तो मैंने जो 7 लाइन लिखी है, एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, एक ही लाइन में सातों का आंसर आएगा। इसी तरह से मैं ईयर जो नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ईयर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, 89 से लेकर 2012 तक है, लगभग 12 22 23 लाइन लिखनी पड़ेंगी मुझे, तो वो 23 लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपका एक ही बार में एक लाइन लिखने से पाइवट वाली 23 रिजल्ट आपके अपने आप प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अभी इस डेटा पर मैं दोबारा पाइवटिंग सिखाऊंगा, तो जिनके पास ये वाला डेटा क्लीन वाला नहीं था, क्लीन वाला अपने घर जाके पुराने नोटबुक खोल के क्लीन वाला सेव जरूर कर लें। ठीक है, एक और डेट टाइम वाला, उसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप देखो, हाथ पर मारो कितना हो सकता है करके देखना, मैं बस डेटा ला के दिखा देता हूँ। pd.read_csv f डेटा सेट, यूएफओ डेटा सेट होगा। यूएफओ का मतलब क्या होता है? है ना, मतलब एलियन के उड़न तस्तरी। अब यहां पर देखो, आपके पास टाइम कॉलम है, इसमें डेट भी है और साथ में टाइम भी है। अब मैं कुछ नहीं कह रहा यहां पर, अपने आप सोचो कि क्या कर सकते हो, क्या इससे इंफॉर्मेशन निकाल कर दिखा सकते हो। इसमें डेट के साथ साथ टाइम भी है। यूएफओ डेटा सेट नहीं है? चलो, तो यूएफओ डेटा सेट को मैं भी क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ, घर में प्रैक्टिस करने के लिए आपका ये हो जाएगा, जब तक मैं क्लास में कुछ और पढ़ा देता हूँ। चलो, हम जब तक कुछ और सीखते हैं, ये मैंने आपको शेयर कर दिया है क्लासरूम में ही, डाउनलोड करके इस तरह से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि डेट टाइम का डेटा ही हमारे पास है। तो एक मैंने आपको मैनुअल बना के समझा दिया डेट टाइम पर कैसे काम करते हैं। दो डेटा सेट आपके अच्छे हो गए, एक यूएफए वाला हो गया और दूसरा सचिन वाला डेटा हो गया। ठीक है, आप इन पर आराम से प्रैक्टिस करना। अब आगे चलते हैं, अगली कहानी क्या है उसको देखते हैं। तो डेटा को जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म करने में आप अगला स्टेप जो कर सकते हो वो होता है कि आप डेटा को ग्रुप करके देखना चाहते हो या डेटा को पाइवॉट करके देखना चाहते हो। अगला ऑपरेशन है ग्रुप एंड पाइवॉट। दोनों का 90% पर्पस सेम है, सिर्फ दे 10% का डिफरेंस है। अलग अलग पॉइंट है। जिन लोगों ने एसक्यूएल पढ़ रखी है उन्होंने ये नहीं सुना होगा, ग्रुप बाई पढ़ रखा होगा। जिन्होंने एक्सेल पढ़ रखा है उसमें शायद पाइवॉट जैसे कुछ होता है। ठीक है, और अगर हम आगे चल के पढ़ेंगे पावर बीआई, पावर बीआई में दोनों होते हैं, ये भी होता है और ये भी होता है, और दोनों का 90% काम एक ही होता है, सिर्फ 10% डिफरेंस होता है दोनों के काम में। पांडास में इनिशियली सिर्फ ग्रुप होता था, ग्रुप बाई होता था एसक्यूएल जैसा, लेटर ऑन पाइवट को ऐड करा गया। तो आज हम 2025 में पांडास पढ़ रहे हैं, तो दोनों पढ़ने को मिलेंगे हमारे लिए। ठीक है, आई गेस 2011 में पाइवट को ऐड किया गया था, 2008 में पांडास बना था, 2008 9 10 11 तक सब ग्रुप बाई चलता था, पाइवटिंग का फीचर नहीं था। 2011 के बाद से पाइवटिंग का फीचर भी दे दिया है, अब लगभग सभी पढ़ रहे होंगे। चलो फटाफट देखते हैं क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो सचिन वाले डेटा में आ जाते हैं, जो सचिन का डेटा क्लीन करा था मैंने, उस वाले डेटा में आ जाता हूँ।
या चलो अभी हो सकता है क्लास में 4-5 के पास सचिन वाला डेटा क्लीन वाला ना हो, तो घर जाकर उसे कर लेना, रेस्टों वाला लोड कर लो, उस वाले से कर लेते हैं। रेस्टों वाला कर लो। पहले ग्रुप बाई, उसके बाद पाइवट। ग्रुप बाई हमारा सबसेट होता है पाइवटिंग का। पाइवटिंग सब कुछ कर सकता है, ग्रुप बाई उसका एक छोटा हिस्सा है। ठीक है, तो पहले ग्रुप बाई पढ़ेंगे, उसके बाद पाइवटिंग सीखेंगे। और अगर आप चाहो तो ग्रुप बाई को इग्नोर कर सकते हो, सीधा पाइवटिंग सीखो, उससे सब हो जाता है, कोई चीज बचती नहीं है। बट कई बार ना इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रुप बाई और पाइवटिंग में क्या डिफरेंस, तो वो पर्टिकुलर डिफरेंस को मुझे समझाने के लिए दोनों पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और डिफरेंस एकदम विजिबल होता है, क्लियर दिख जाता है कि हाँ जी डिफरेंस है। तो अब पहले ग्रुप बाई को लेकर आते हैं। तो ग्रुप बाई क्या कहता है कि आप अपने डेटा को ऐसे ट्रांसफॉर्म करो कि आप नए रो लेवल क्रिएट करोगे। तो ग्रुप बाई और पाइवटिंग में दोनों में क्या होता है, एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम एक नए डेटा फ्रेम में आ जाता है, इस तरह से कि आपकी नई रो आपकी क्रिएट होती हैं, रो लेबल नए बनेंगे। इस वाले डेटा में देखो भी रो लेवल क्या है आपके, 0 1 2 3 ऐसे करके। तो अब मैं आपको, जो रो लेवल होते हैं हमारे डेटा फ्रेम में, इनको इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो जब मैं इंडेक्स वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब मैं रो लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ग्रुप बाई और पाइवटिंग दोनों का एक ही काम है कि आपका एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना जिसमें इंडेक्स नहीं होंगे। जब मैंने शब्द बोला इंडेक्स नहीं होंगे, इसका अलावा रो के नाम अलग बनकर आएंगे। आप बताओ, रो के नाम इसमें से किस कॉलम से निकालना चाहते हो? जनरली रो के नाम ग्रुप बाई या पाइवटिंग में किसी कैटेगोरिकल कॉलम से निकाले जाते हैं। जनरली किसी कैटेगोरिकल कॉलम से निकाले जाते हैं। तो बताओ इसमें किससे मैं नए रो के नाम निकालूं? जेंडर से निकाल सकते हो, स्मोकर से निकाल सकते हो, डे से निकाल सकते हो, टाइम से निकाल सकते हो। चलो मैं शुरू करता हूं डे से, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये। तो मैंने कहा भाई डे से इंडेक्स के नाम निकाल दो। तो अब ग्रुप बाई क्या करेगा, जितने भी यूनिक डेज हैं उनको जो नया डेटा फ्रेम बनाएगा उसमें 0 1 2 की जगह हमारे डे के नाम रख देगा। संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे। ये आपकी 4 रो बनेंगी। पहली रो का नाम सैटरडे, दूसरी का नाम संडे, इस तरह से। कैसे लिखोगे सिंटैक्स, यहाँ लिखोगे डीएफ डॉट ग्रुप बाई। ग्रुप बाई में फर्स्ट आर्गुमेंट पास करोगे बाई किस कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को ग्रुप करना है। हमने कहा डे कॉलम के अकॉर्डिंग। अब जैसे ही मैंने ये लिखा, बिहाइंड द सीन ऐसे मान लो कि डेटा स्प्लिट हो गया होगा। तो ग्रुप करना एक और साउंड देता है, पर्यायवाची उसका स्प्लिट करना, डेटा को स्प्लिट करना। ठीक है, कि डेटा स्प्लिट हो गया होगा डे वाइज। तो मान लो मेरे पास मैक्सिमम 7 दिन हो सकते हैं, तो इंटरनली 7 सेक्शन बन गए होंगे। एक सेक्शन में संडे का डेटा चला गया होगा, एक में मंडे का चला गया होगा, एक में ट्यूसडे का डेटा चला गया होगा। ऐसे करके ग्रुप बाई ने बिहाइंड द सीन ग्रुप्स क्रिएट कर लिए होंगे, ऐसा मान के चलते हैं ब्रेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब आगे बताओ कि आप डे वाइज क्या करना चाहते हो। हमने कहा हम डे वाइज टोटल बिल को समझना चाहते हैं, टोटल बिल को, टोटल बिल को समझना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है। अब क्या करोगे, सिंटैक्स थोड़ा अजीब सा है। तो ग्रुप बाई से जो हमारे बिहाइंड द सीन ग्रुप्स क्रिएट होंगे उसको स्लाइस करोगे, और स्लाइस में क्या लिखोगे, उस कॉलम का नाम लिखोगे जिस कॉलम को आप समझना चाहते हैं डे वाइज। हम टोटल बिल कॉलम को समझना चाहते हैं डे वाइज, तो यहां लिखेंगे टोटल बिल, टोटल अंडरस्कोर बिल। तो अब ऐसे मान लो कि यहां पर दिन आ गए और यहां पर टोटल बिल आ गया। अब बताओ डे वाइज टोटल बिल में क्या देखना चाहते हो?
काउंट ऑफ टोटल बिल देखना चाहते हो, मिनिमम देखना चाहते हो, मैक्सिमम देखना चाहते हो, मतलब जो स्टैट्स वाले 8-10 ऑपरेशन थे उनमें से बताओ कौन सा देखना चाहते हो। हमने कहा चलो सम दिखा दो, तो डॉट सम। अब देखो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा। तो ये कह रहा है कि फ्राइडे को हमने जितना भी डेटा था वो एक तरफ कर लिया, और फिर फ्राइडे का जो डेटा था उसमें जो टोटल बिल कॉलम है उसका जोड़ करा तो इतना आया। फिर जो सैटरडे का डेटा था उस पर टोटल बिल का सम करा तो इतना आया। तो ऐसे करके ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अब सोचो, मान लो ग्रुप बाई नहीं होता, इमेजिन करो, रखते ग्रुप बाई नहीं होता, तो इस काम को कैसे करते हम, बिना ग्रुप बाई कैसे करते। यहां लिखते डीएफ स्लाइस करा, डीएफ डॉट डे इज इक्वल टू फ्राइडे। तो इससे क्या होगा, इससे सिर्फ फ्राइडे का डेटा बाहर आ जाएगा, बाकी सब रह गया, सिर्फ फ्राइडे फ्राइडे का फिल्टर होकर आ जाएगा। अब फ्राइडे के डेटा पर मैंने क्या करा, टोटल बिल कॉलम में गया और टोटल बिल कॉलम में क्या निकाल दिया, सम। 325 आ गया। अब मुझे इस काम को 4 बार करना पड़ेगा। ये हो गया इसके लिए, ऐसे ही किसके लिए करना पड़ेगा, सैटरडे के लिए। अब सोचो एक ही बार में सब हो गया। अब जो सचिन वाला याद आ रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में 7 बार कराए, अगर मैं अभी ये लिख दूं तो ये एक लाइन में आ जाएगा सचिन वाला डेटा, एक ही बार में मंडे का अलग, ट्यूसडे का अलग, वेडनेसडे का अलग, सब आ जाएंगे एक ही बार में। तो पहले सीख लेते हैं तब करेंगे वो। ठीक। अब सर ग्रुप बाई से कैसे करेंगे इस काम को, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए अब मैं चाहता हूं कि यहां पर हमें फ्राइडे का टोटल जो बिल है वो भी दे दो, साथ में फ्राइडे को मिनिमम सेल, फ्राइडे को मैक्सिमम सेल, ये भी दे दो। तो अब सोचो, अगर आपने जो अभी कहा है उसको मैं इसमें इंप्लीमेंट करूं तो डे वाइज ग्रुप तो करूंगा ही करूंगा, टोटल फ्रेम टोटल बिल बनकर आएगा ही आएगा। ठीक है। अब यहां पर सम की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, ए डबल जी, एग्रीगेट फंक्शन पढ़ाया था मैंने आपको। और यहां पर लिस्ट में नाम लिख दो क्या क्या चाहिए, सम चाहिए, मीन चाहिए, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। ये लो, पूरी रिपोर्ट सी बनकर आपकी एक बार में आ जाएगी। ये लो। तो डे वाइज पूरा डेटा बन के डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया, डेटा वही है, डेटा में मैंने कोई गुणा भाग टैक्स नहीं लगाया है, डेटा वही है, लेकिन अपने हिसाब से मैं देख रहा हूँ। अब वो डेटा देखना टाइम टेकिंग होगा, इस डेटा को देखकर मैं जल्दी समझ जाऊंगा क्या चल रहा है मेरे डेटा में, मेरे रेस्टों में। तो फ्राइडे का ये रिपोर्ट है, सैटरडे का रिपोर्ट ये है, संडे का ये है, थर्सडे की रिपोर्ट हमारी ये है। अब अगर आपसे कहा जाए सर इसी तरह से मुझे जेंडर वाइज रिपोर्ट चाहिए टोटल बिल की, तो क्या करोगे, जहां पे ग्रुप आपने डे से बनाया है, ग्रुप किससे बनाओगे, जेंडर से बना लोगे। अब मैं चाहता हूं सर आपने डे वाइज जो रिपोर्ट बनाई है इसमें काउंट भी ऐड कर दो कि फ्राइडे को कितने लोग आते थे, तो साथ में काउंट भी डाल देते हैं। फ्राइडे को 19 लोग आते हैं, सैटरडे को 87, सब देखा हुआ जान पहचान का ये। अब सर फ्राइडे को जब 19 लोग आते हैं तो वो लंच करने आते हैं कि डिनर करने आते हैं। हमने कहा वो तो अलग से दो कंडीशन लगा के देखना पड़ेगा ना स्लाइसिंग करते समय। हमने कहा नहीं, ग्रुप बाई में मल्टी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो, तो बाई में लिस्ट के अंदर
दो इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। पहला इंडेक्स, उसके अंदर नेस्टेड इंडेक्स आपने डाल दिया टाइम। ये लो, फ्राइडे को 19 लोग आते थे, 19 में 12 डिनर करने आते हैं, 7 लंच करने आते हैं। सैटरडे को सिर्फ डिनर करने आते हैं, संडे को डिनर करने आते हैं, थर्सडे को डिनर करने एक ही आता है, लंच करने 61 लोग आते हैं। अब देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको ग्रुप बाई नहीं सिखाता तो भी आप निकाल लेते, लेकिन आपको ज्यादा लिखना पड़ता, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती। अब यही चीज एक लाइन में आ गई है आपकी। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा में कोई चेंज नहीं है, ये सारे आंकड़े वहीं से निकाले हैं जो एक्चुअल डेटा में थे। तो ग्रुप बाई लगाकर आप डेटा को क्या कर पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं। चलो, फिलहाल आज इतना ही। मंडे को मिलेंगे। मंडे को पाइवॉट वाला सीखेंगे। इसमें इनका जो क्वेश्चन है उसी का आंसर होगा पाइवॉट टेबल। मतलब ये चाह रहे हैं कि सर साथ में सम भी आ जाए, इन दोनों का सम आ जाए, पूरे का सम ऐसे लिखकर आ जाए कि टोटल इतने लोग आए थे। तो ग्रुप बाई में ये पॉसिबल नहीं है। यही चीज करने के लिए पाइवॉट टेबल का इस्तेमाल किया था। पाइवॉट टेबल में हम जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का सम भी निकाल सकते हैं, डेटा का सम नहीं, हमारे रिजल्ट का सम। तो जब पढ़ेंगे पाइवॉट टेबल तब एक बार दोबारा देख लेंगे। फिलहाल आज इतना ही, मंडे को मिलेंगे।